दुनिया भर के बाजारों से आज है मजबूती के संकेत और लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए अमेरिकी बाजार। भारतीय बाजारों के हरे निशान के साथ फिर से शुरुआत के संकेत। वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां नतीजों का भी आपको इंपैक्ट आते हुए दिखने वाला है। तो बताएं सर, आज के लिए आपको ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। दीप, अमेरिकी बाजारों में फिर से रिकॉर्ड बना है। 220 अंकों की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिखा है डाउ। एसएनपी ने भी अच्छा रिकॉर्ड बनाया। नेस्डेक में हल्की फुल्की कमजोरी रही, लेकिन कोई खास दिक्कत और चिंता की बात नहीं है। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। बाटा और क्यूमिंस के नतीजे पर रहेगा एक्शन। आज निफ्टी की 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं। टाटा स्टील के नतीजे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीपीसीएल के भी नतीजे आ जाने वाले हैं। वायदा कारोबार में 7 कंपनियां हैं जो आज अपने नतीजे पेश करेगी, तो यानी कि रिजल्ट हेवी दिन है। और कैश मार्केट के रिजल्ट्स की तो है आज बेहद लंबी लिस्ट। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ओपनिंग अप थीम मजबूत जोर पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो ये हैं वो सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर आज रहेगा बाजार का एक्शन। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रीओपनिंग थीम एक बार फिर से फोकस में आती हुई दिख रही है। और पीवीआर के मैनेजमेंट तो हमने कहा भी था कि जब महाराष्ट्र में आपको खुलने की अनुमति मिलेगी तो एक बहुत बड़ा सुधार आते हुए दिखेगा नई रिलीजेस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। नतीजे भी हैं, पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स लगे हैं यूएस में और इन्फ्लेशन डेटा आया, थोड़ा अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखा और बाजार ने इसे पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। बाजार कहीं ना कहीं मान रहा है कि शायद फेड अभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होगा, पर कैसे देखें इन ग्लोबल संकेतों को सर? दीप, देखिए ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतरीन है। 35,200 की रेंज में डाउ ने काफी लंबा वक्त बिताया और अब उस रेंज के बाहर निकलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का माहौल बन रहा है, डाउ 400-500 पॉइंट की मिनिमम और तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। उसमें से 200 पॉइंट कल आपको मिल गए। मुझे लगता है अभी 35,700-800 यानी 200-300 पॉइंट की जगह तो कम से कम और है ही। इसके अलावा फंडामेंटली आप देखें तो क्या कुछ हुआ है। इन्फ्लेशन के डेटा बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं और उसके हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं। कमोडिटीज थोड़ी थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है। चाहे आप देखिए कल के सेशन में थोड़े से सोने चांदी के दाम वापस से सुधरे हैं। मेटल्स थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड बहुत साफ है। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और वहां पर किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं। हल्की फुल्की एक आध दिन की करेक्शन आती है, अमेरिकी बाजार फिर से चल जाते हैं। आप देखिए कल के लिए सेशन में सरप्राइजिंगली कोरोना के आंकड़ों का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के माहौल में है, अच्छे ट्रेंड में है और उस ट्रेंड में कहीं कोई किसी तरह का बदलाव होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो चलिए ग्लोबल मूड माहौल तो बढ़िया दिख ही रहा है सर और उसका रिएक्शन भी हम बाजार पर आते हुए देख रहे हैं। पर एक बार हमारे बाजारों के बारे में भी बताइए सर, क्योंकि कल जो एक्शन हुआ, शुरुआत में तो इतना फियर था और ब्रॉडर मार्केट्स में इतनी तेज गिरावट थी, हालांकि इंडेक्स होल्ड आउट कर रहा था, पर उसके बाद जो सेकंड हाफ में हमने रिकवरी देखी है इंडेक्स लेवल पर भी और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी, वहां से क्या समझना चाहिए कि हमारे बाजारों का भी मूड माहौल थोड़ा सुधरते हुए आज दिख सकता है? देखिए दीप, अगर आप इंडेक्स देख रहे हैं और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तब तो आपका मूड खराब होना ही नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि 100, 125, 150 पॉइंट की अगर कमजोरी कहीं किसी लेवल से निफ्टी में आती तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए कि आपको अच्छे लेवल पर एंट्री करने का मौका मिल रहा है। मुझे ये बताइए, अब तक पिछले 4 या 5 बार जब भी एसजीएक्स निफ्टी आपको 100 पॉइंट नीचे शुरुआत करते हुए दिखा, तब किस दिन हमने कहा कि मूड खराब करिए और एसजीएक्स निफ्टी बड़ा खराब होता दिख रहा है, माहौल खराब है? हम यही कह रहे हैं कि जितना तेजी से जितना नीचे खुले उतना ज्यादा उतना जल्दी खरीदने के मौके होंगे। तो अगर इंट्राडे में किसी तरह की कमजोरी आती है, पिछले हफ्ते आई, इस हफ्ते आई, दोनों दिन एक दिन आई और बड़ी तेजी से आई और वो थोड़ी सी ट्रेडर्स को परेशान करती हुई दिखी, जितनी शार्प फॉल होगी उतनी रिकवरी फास्ट होगी, ये इंडेक्स आपको बता रहे हैं। तो अगर आप इंडेक्स में हैं तो कहीं कुछ खराबी हुई नहीं है, मूड माहौल खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह कि जो दिक्कत है वो ब्रॉडर मार्केट की है, इंडेक्स के बाहर की है। इंडेक्स के बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पिछले 2-3 सेशन बड़ी मुश्किल भरे रहे हैं और काफी तेज बिकवाली वहां पर होती हुई दिखी है। और 2 तरह से हुई है दीप। एक, उन कंपनियों के जिनके रिजल्ट्स खराब आए
जाहिर सी बात है पिटाई तो होनी थी, शेयर तो पहले ही भाग चुके थे इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक है, और दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाए जैसा आप देखना चाहते थे, माफ कीजिएगा जून तिमाही के नतीजे। दूसरी पिटाई वहां हुई है जिनके रिजल्ट्स खराब आए, रिजल्ट्स अच्छे आए लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। तो दोनों तरह के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी है, और इस प्रॉफिट बुकिंग हावी होने के पीछे एक ही वजह है। ऐसा नहीं कि इस तिमाही के रिजल्ट्स खराब आएंगे, वो सबको पता नहीं था, लेकिन यही वजह कि कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बाजार ओवरबॉट था, और वो ओवरबॉट होने की वजह से जो कमजोर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा बना रखी थी वो हल्की हुई है। अब उसके लिए ट्रिगर्स आप कोई सर्किट फिल्टर के लिमिट्स नए डाल दें, वो दे दें, कोई ये कह दें कि पहली सितंबर से मार्जिन 100% हो जाएगा, उसके बाद आप पोस्टमार्टम के तौर पर 50 रीजन निकाल सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बात वही है, होने के बाद उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा ये समझना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जो कल सेकंड हाफ से रिकवरी हुई है वो रिलीफ देने वाली है। अच्छा, वो रिलीफ भाव से आपको मिले ना मिले, एक रिलीफ कल सेकंड हाफ में जरूर आपको मिला होगा, और वो ये कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं तो निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी, इतना रिलीफ तो मिल गया। अब बाकी मूड माहौल ठीक करने के लिए भले ही निफ्टी 16,500 हो जाए, लेकिन अगर आपके स्टॉक का भाव नहीं आया तो आप तो चेहरा लटकाए हुए रहेंगे, उदास ही रहेंगे, अरे ठीक है, वही पहले वाली चीजें होने लगी कि आप इंडेक्स को देख रहे हो, निफ्टी को देख रहे हो, वो लाइफ आई है, हमारे शेयर के भाव तो अभी भी 25% 20% नीचे है। तो ये मिसमैच थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन अच्छी बात जो है, पॉजिटिव बात जो है वो ये कि क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में कल निचले स्तर से 5-5, 7-7, 10-10% की रिकवरी आई है, और कई सारे डीप क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो कल अच्छे खासे 5 से 10%, 15% चढ़कर भी बंद हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी कहीं कोई दिक्कत है। इंडेक्स में तो कभी दिक्कत की बात थी ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अगर आपके पास शेयर अच्छा है, मसलन आपने कोई एसआईपी शेयर खरीद कर रखे हैं जो फंडामेंटली अच्छे मजबूत शेयर है, तो वो भले बाजार के मूड माहौल के साथ गिरे, आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आराम से होल्ड करें। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अगर आपको 15 से 25% तक का करेक्शन देते हैं, वहां पर खरीदारी करने की का मौका है। मसलन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 140 145 वाला सेल अगर घटकर 120 125 की रेंज में आ जाता है, शानदार रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, खरीदने का मौका है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, और मूड जो कल सेकंड हाफ से सुधरता हुआ दिखा दीप, आज और बेहतर होगा, इतना निश्चिंत रहे जी। बिल्कुल सर, तो चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि मूड माहौल भी बाजार का बेहतर होना चाहिए, और साथ ही कल की जो रिकवरी है उससे भी असर आएगा। वीकली एक्सपायरी भी है सर, वहां से थोड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिख सकती है, या फिर बाजार उस हिसाब से देखे तो ठीक ही है? वोलेटाइल तो रहेंगे बाजार, और इस वॉलेटिलिटी का हम जिक्र पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार कर रहे हैं। और दीप, मुझे याद है जब आप पिछले हफ्ते भी ग्लोबल मार्केट्स को लेकर पूछ रहे थे कि क्या कुछ अमेरिका में हो रहा है, तो हमारी एक ही राय थी, अमेरिका के बाजार, सारी एसेट क्लासेस, कमोडिटीज और हमारे बाजार बहुत दिन हो गए शांत ट्रेड करते करते थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, और वो ट्रेंड आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, और मुझे लगता है आज भी वही ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। बस वॉलेटिलिटी में एक चीज आपको देखनी होती है, वॉलेटिलिटी में ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है या नेगेटिव साइड पर है। अब ये ट्रेंड दो तरीके से देखा जा सकता है, एक डे ट्रेड और दूसरा पोजिशनल ट्रेड। तो डे ट्रेड के लिए ट्रेंड, अगर ग्लोबल संकेत आपके खराब है, वोलेटाइल, नेगेटिव बायस। डे ट्रेड के लिए ट्रेंड, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव बायस। तो आज के लिए डे ट्रेड का ट्रेंड पॉजिटिव बायस के साथ है, और उसकी वजह मजबूत ग्लोबल संकेत है और कुछ एफआईज के दमदार डेटा। पोजिशनल ट्रेड और पोजिशनल ट्रेंड 100% इंडेक्स पर पॉजिटिव है, बिल्कुल कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। और एक आध दिन के करेक्शन में कई लोग ट्वीट करते हैं, कहते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि गिर भी रहा है मार्केट तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन चिंता की बात हो तब तो बताओ ना, अगर चिंता की बात नहीं है तो कैसे बोलूं, जबरदस्ती डराने में मुझे मजा थोड़ी आता है। मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई छोटे बच्चे हैं उनको डरा के बोल दो कि आप दवा पी लो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा वाला मामला तो है नहीं। जब खराब होगा, जब वाकई में इंडेक्स में कोई बड़ा करेक्शन आने का डर होगा, बड़ी गिरावट की संभावना होगी, तो बताएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक है वो आपको ध्यान में रखना ही, वो लगातार हम करें कि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। जो ओवरबॉट स्टॉक्स हैं वहां भी क्वालिटी स्टॉक्स अगर आपके पास है तो कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरा ये समझना है आज के लिए ट्रेड और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, गैप से ऊपर खुलेंगे, कुछ अहम लेवल के आसपास पहुंचेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग करिए, इंतजार कीजिए दिन में डिप का। अब
ये चीज भी समझ लीजिए जिस तरह के मार्केट है, समझिए आपने 16,350 के आसपास आज मार्केट पहुंचता और बिकवाली की। अब जरूरी नहीं कि मार्केट आपने बेचते ही आपको ओबलाइज कर दे कि अगले 15 मिनट में, आधा घंटे में आपके लिए 16,350 वाला 16,300 आ जाए, अरे मैंने तो एकदम परफेक्ट लेवल पर बेचा है, बस यहीं से मार्केट घूमना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप इंतजार करते रहें और मार्केट 3 बजे के बाद आपको कहे कि अब मैं गिरूंगा। सिमिलरली अगर आप अहम सपोर्ट लेवल के आसपास, फॉर एग्जांपल कल 16,200 के नीचे आपके लिए खरीदारी का मौका था, बाइंग रेंज में बाजार आया। अब आपने सपोज सुबह सुबह बाइंग रेंज में आया और खरीद लिया, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक, थक गए, बोले अरे ये तो चल ही नहीं रहा, आप पता नहीं क्लोजिंग कैसी देगा, और वहीं पर आप अपनी पोजीशन हल्की करते हैं और 3:30 बजे क्लोजिंग कुछ और मिलती है। तो बाजार किस वक्त आपको ओबलाइज करेगा ये नहीं पता, लेकिन करेगा सही लेवल से। अगर आपकी एंट्री होगी डेफिनेटली करेगा। तो ट्रेड सही लेवल पर लीजिए, लिमिट में लीजिए, वोलेटिलिटी का फायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए, डरिए मत। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए बाजार के अप्रोच की बात, और वॉलेटिलिटी आएगी बट उसमें आप मौका जरूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सर, फिर आज के ज्यादातर संकेत आप पॉजिटिव या न्यूट्रल ही देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको ये संकेत, और लेवल्स कौन से हैं जिस पर आपकी नजर है? संकेत देखिए दीप, पहली चीज अच्छी बात बता दूं आपको, संकेत मेरे लिए एक भी नेगेटिव नहीं है आज। सबसे बढ़िया चीज, नेगेटिव एक भी नहीं है। 3 पॉजिटिव है, 3 न्यूट्रल है। पॉजिटिव क्या है? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। न्यूट्रल क्या है? एफआईज के डेटा न्यूट्रल है, डीआईज के डेटा न्यूट्रल है और एफएनओ के डेटा न्यूट्रल है। एफआईज की डेटा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड में। डीआईज के डेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड में। एफएनओ के डेटा है न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड में। तो यहां भी बायस पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। सिर्फ एक ही जगह सेंटिमेंट जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव साइड में, क्योंकि आपके ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से अभी भी सेंटिमेंट शायद कुछ लोगों का ठीक ना हो। मैं अपने सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, बाजार के सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो बाजार में कहीं कोई समस्या नहीं। तो ये आज के लिए संकेत आमतौर पर सारे के सारे अच्छे हैं, खराब नहीं है। सारे संकेत अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी लेवल पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी या बिकवाली नहीं होगी। वो अपनी जगह, लेवल्स अपनी जगह, रेंज अपनी जगह, ट्रेड अपनी जगह, लेकिन सेटअप आपके लिए पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। 16,210, 16,235 दिन के लिए सपोर्ट जोन, और इस रेंज में खरीदारी का बनेगा मौका। वैसे इसके नीचे जाने नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन एक्सपायरी का दिन है और पिछले 3 दिनों का अनुभव हमें यह बताता है कि बाजार दिन के दौरान एक झटका लगा सकता है, और अगर वो झटका आता है तो आपको 16,125, 16,175 की जो नीचे वाली रेंज है, इसमें 100% खरीदारी भी करनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए। और फॉर्मूला वही रखिए जो आपने 15,575 पर रखा था। अगर याद ना हो तो फिर से याद दिला दूं, बार बार लगातार 3 या 4 बार जब बाजार ने 15,900 से शार्प करेक्शन दिया, तब हमने एक ही फॉर्मूला रखा था। 15,900 से घट कर 15,350 तक भी आया था, लेकिन क्लोजिंग कभी 15,575 के नीचे मिली नहीं। और उसी एक क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस को अगर आपने पकड़ कर रखा तो आपकी लॉन्ग पोजीशन छूटी नहीं है, और आज आप 1000 पॉइंट वहां से ऊपर है, 800 पॉइंट ऊपर है। सेम अभी आपको एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा वहां पर ट्रेंड बदल जाएगा, जब तक 16,100 के नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको डरना ही नहीं कि आप कमजोर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन 16,100 के नीचे बंद होता है उस दिन आपको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी कि क्या मुझे थोड़ी तेजी की पोजीशन कम करनी है, क्यों करनी है वो भी बता देता हूँ। 16,100 के आसपास इसके नीचे बंद होने के बाद आपके लिए एक नीचे का रास्ता खुलेगा, और उस नीचे के रास्ते में निफ्टी आपको कहीं न कहीं 15,850 से 15,950 की रेंज में जाता हुआ दिखेगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अब लॉन्ग पोजीशन के लिए जिन लोगों को तेजी से मंदी में आना है, वो 15,850, 15,950 की रेंज पे फोकस करें। जब तक वो रेंज होल्ड हो रही है, आपका बुल मार्केट एकदम इंटैक्ट है, एकदम कायम है। जो 15,575 आप गिनकर चलते थे ना, वो अब 15,900 के आसपास आ गया, 15,850 के आसपास आया। तो अब लाइफ टाइम हाई के आसपास है। 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की रिस्क नहीं रखेंगे, इतनी तो लेकर चलेंगे ही ना। तो अगर सावधान होना है, तेजी की पोजीशन कम करना है। अब ये अलग बात है कि 16,100 निफ्टी नहीं टूटता, उसके पहले अगर आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 10, 15, 20% गिर जाते हैं, इसका तो इलाज किसी के पास नहीं है। आप हर एक स्टॉक को एनालाइज नहीं कर सकते, मार्केट को हम एनालाइज कर सकते हैं, और मार्केट के लिहाज से ज्यादा समस्या डीप है नहीं। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए आज के लिए सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर में 16,320, 16,335 ये छोटा लेवल है जहां पर हम शायद खुलने की कोशिश करेंगे। 16,350, 16,425 आगे की बड़ी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना।
बैंक निफ्टी 35,550 35,700 दिन के लिए सपोर्ट रेंज है और नीचे की तरफ 35,200 35,300 आना नहीं चाहिए। वैसे 35,500 के नीचे की मंदी दिखती नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी एक्सपायरी का दिन है, एक बड़ी रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए। ऊपर 36,025 36,125 ये ऊपरी रेंज है, 36,225 36,325 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, जहां पर आप आए अगर बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो है आपके लिए बाजार के बड़े लेवल्स वीकली एक्सपायरी के दिन। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 16,235 16,335 छोटी रेंज, 16,200 16,350 मीडियम रेंज, 16,125 16,400 बड़ी रेंज निफ्टी के लिए, 35,650 36,025 छोटी रेंज, 35,550 36,225 मीडियम रेंज, 35,300 36,300 बैंक निफ्टी के लिए बड़ी रेंज। ज्यादा कोई खास बदलाव है नहीं निफ्टी की रेंज में, तो बिल्कुल भी हार्डली कुछ बदलाव है क्योंकि निफ्टी बंद ही 2 पॉइंट ऊपर हुआ है। अच्छा, बाय द वे, बंद से याद आया दीप, जिन लोगों का मूड खराब है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दी है 16,282 पर, है ना, वो लाइफ की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। अब तक 16,294 की सबसे बढ़िया क्लोजिंग मिली आपको 5 अगस्त को। आज की कल की जो क्लोजिंग है सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। अगर लाइफ टाइम हाई नंबर 2 पोजीशन पे है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी को सिल्वर मेडल मिला है फिर भी उसका मुंह इतना लटका हुआ कि अरे मेरे मतलब सिल्वर मेडल नहीं, सेकंड पोजीशन सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है आपकी निफ्टी पे, फिर भी इतना चिंता करेंगे। ये कॉन्फिडेंस देना इसलिए जरूरी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक दिन की कमजोरी से, आधा दिन के करेक्शन से ऐसे डरेंगे घबराएंगे, अनडाउटेडली स्टॉक्स में करेक्शन होता है, लेकिन आप स्टॉक्स के हिसाब से खरीदें। फिर स्टॉक्स में हमेशा वोलेटिलिटी, अब आपको पैसा ज्यादा बनाना है इसलिए स्टॉक्स खरीदते हैं, पैसा कम बनाना तो इंडेक्स में भी बन जाएगा। तो इंडेक्स में और स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करें तो दोनों में फर्क है, और अगर उस फर्क को समझकर आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको उतनी वोलेटिलिटी और उतनी रिस्क नहीं लगेगी। लेकिन जब आप ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए स्टॉक्स में ट्रेड करें तो जाहिर सी बात है वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस भी जरूर होने चाहिए, ट्रिगर होने चाहिए। इन्वेस्टर्स को कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं, ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन मैनेज करना है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए आपके लिए एफआईस की तरफ से जो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन है वो 3% घटी है, 63%, ठीक है। पुट कॉल रेशियो बेहद कंफर्टेबल है, वीकली एक्सपायरी के दिन 1.23 का पुट कॉल रेशियो, लाइट है, कंफर्टेबल है, मेरे लिए अच्छा है। विक्स अनचेंज है, उतार चढ़ाव के बीच विक्स ही वोलेटाइल नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ वोलेटाइल है। अब आइए, आपकी अगर तेजी की पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, कल हमने इंट्राडे 16,175 का स्टॉप लॉस दिया था, अब 16,166 के आसपास 5-10 पॉइंट तो आपको थोड़ा सा अपना जजमेंट लेना पड़ता है, वो लेना पड़ेगा। तो इंट्राडे में ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, 16,125 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, तो लॉन्ग पोजीशन पे भी कोई ऐसा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हो वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़ा सा नीचे किया है, एक्सपायरी को देखते हुए स्टॉप लॉस 16,100 पर ले आए। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 16,100 पर रखी है। वैसे 16,125 बनता है, मैंने सेफर साइड पे 25 पॉइंट का मार्जिन लिया है, क्योंकि कल 10-12 पॉइंट से अगर किसी का ट्रिगर हो गया हो तो अच्छा, नहीं तो मार्जिन थोड़ा सा रख लेने में ज्यादा समझदारी है। जब आप 16,125 तक रुकी रहे, 150 पॉइंट नीचे, तो 25 पॉइंट और सही, 16,100 स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी 35,500, एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 35,500। आप एक और चीज नोट करिए दीप, कल हमने स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 35,800 का दिया था, ट्रिगर नहीं हुआ। पिछले कई दिनों में कई बार लगातार बैंक निफ्टी नीचे घूम फिर के आता है 35,500 600 की रेंज में, लेकिन क्लोजिंग 35,800 के नीचे नहीं हो रही। कल भी 35,800 पर, तो बैंक निफ्टी में भी 35,800 क्लोजिंग बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 36,025-30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही। या तो 35,800 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होगा तो 200-300-400 पॉइंट की रिस्क खुलेगी, या 36,050 के ऊपर 100 के ऊपर बंद होगा तो बैंक निफ्टी में भी फिर बढ़िया एक्शन मिलेगा। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बनता है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनेगा थोड़ा दूर है, वो 36,350 है। क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा नीचे है 36,100 का। अगर आप शॉर्ट हैं 36,100 के ऊपर बंद होता है, काट लीजिए, मत रहिए शॉर्ट। और अगर इंट्राडे में है, दूर है 500 पॉइंट 550 पॉइंट, लेकिन मेरे पास इलाज नहीं है, अगर आपको बहुत छोटा रखना है तो फिर आप 36,000 के आसपास का रख लें, बट 36,350 ही निकल कर आता है, वो आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल। जी जी, क्लियर है सर। तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशन के सवाल, स्पेशली जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। अब नई पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करें आज? सेम जो कल का दिया था फॉर्मूला वही आज भी है, वही स्टॉप लॉस वही टारगेट, 16,100 का स्टॉप लॉस खरीदिए।
परसों 16,280 पे बंद हुआ था, कल 16,282 पे बंद हुआ, तो ऊपर के लेवल भी एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, 16,320, 335, 350, 400। तो कल आपको 16,320, 335 के लेवल मिले, दो और आगे के ऊपर के लेवल 350, 400। सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जरूर बेचे। फर्क इतने ही, कल हमने 16,325 से बेचने की राय दी थी, आज 16,350 से बेचने की राय दे रहा हूँ। 16,350, 16,425 इस रेंज में एक बार चांस ले सकते हैं बेचने का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16,450 का होगा आपका, जरूर लगाएं शॉर्ट करने के लिए। नीचे की तरफ टारगेट वही है जो कल दिए थे, 16,300, 280, 260, 235 और 210, ये सारे टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट्स इसलिए आ रहे हैं कि 16,200 से 16,300 की रेंज में निफ्टी काफ़ी वक्त बिता रहा है। और पिछले आप देखिए दीप, 1 2 3 4 5 6, कैन यू इमेजिन, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे निकले हैं निफ्टी पर जहां निफ्टी ने न तो 16,200 के नीचे की क्लोजिंग दी है, न 16,300 के ऊपर की। तो क्लोजिंग बेसिस पे जो कंसोलिडेशन है निफ्टी का, वो जबरदस्त है। 6 सेशन से आप इस रेंज के बाहर नहीं निकले, तो इससे आप समझ सकते हैं कि निफ्टी में घूम फिर के कहीं भी आ रहे हैं, बंद इसी 100 पॉइंट की रेंज में हम हो रहे हैं। आइए बैंक निफ्टी खरीदिए कल के लोज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, और वो होगा 35,500 का। थोड़ा दूर है 300 पॉइंट, लेकिन रहने दीजिए, वही रखिए। ऊपर 35,900, 36,025 दो छोटे टारगेट है, 36,100, 36,200 दो मीडियम टारगेट है, और 36,300 अगला बड़ा टारगेट जहां तक बैंक निफ्टी के जाने की संभावना बन सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, करना तो है। मूड माहौल खराब हो तो 36,000 के आसपास से ही कर लेना है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का हमारा मूड माहौल जो है आज तो संकेत थोड़े बेहतर है। ग्लोबल अच्छे हैं, डेटा अच्छे हैं, एफआईज की तरफ से भी, घरेलू फंड्स की तरफ से भी, और एफएनओ की तरफ से भी। तो हम थोड़ा ऊपर में बेचने की कोशिश करेंगे। ऊपर का मतलब क्या, जितना 36,300 के नज़दीक बेच पाए उतना बढ़िया। 36,200, 36,300 तो बढ़िया रेंज है बेचने की, लेकिन 36,100 से आप मूड बना सकते हैं बेचने का। मल्टीपल लॉट्स बेचे तो 100, 200, 300 ये तरीका होगा। 36,400 का स्टॉप लॉस, 36,000, 35,900, 35,825, 35,700, 35,625। थैंक यू वेरी मच, यहीं तक बस, इसके आगे नहीं। तो ये रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर बेचने की बनेगी। दोनों तरफ के ट्रेड जरूर लें दीप, तेजी का भी और मंदी का भी। ऊपर में सही लेवल पर बेचे भी स्टॉप लॉस के साथ। आपके पास बेचने में स्टॉप लॉस का हथियार रखना जरूर है जी। ओके तो ये है आपके लिए पूरा पोजीशंस पर व्यू, कौन से लेवल्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। एक अच्छी बात और है सर, वायदा खारवर की बैन लिस्ट में इस बार एक एग्जिट हुई है। यूजुअली हम रोज एंट्री ही देखते हैं, सेल बैन लिस्ट से बाहर आ गया है। कल बॉर्डर पे था, आज पता चला है कि बैन लिस्ट से बाहर है। सन टीवी, इंडिया बुल्स, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, नैल्को और पीएनबी अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर डेटा भी थोड़ा समझाएं, जो हम सुबह आपने टच अपॉन भी किया था कि थोड़ी राहत के संकेत आए हैं एफआईज की तरफ से। कैसा दिख रहा है एफआईज डीएस का डेटा सर? अच्छा है, बेहतर है, बहुत बढ़िया। तोड़फोड़ मजेदार शानदार तो नहीं, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए, हमें एफआईज और घरेलू फंड से क्या चाहिए थी। हमारी जो तीसरी महाशक्ति हमारे रिटेल बेचारे, वो 2-3 दिनों से थोड़े ठंडे हैं, ताकत थोड़ी कम हुई है। और ऐसे में जब वो वापस ताकत अपनी इकट्ठी करे, तब तक हमें सिर्फ इतना चाहिए बड़े इन्वेस्टर से, जो कि एफआईज और डोमेस्टिक फंड्स हैं, प्लीज आप बेचिए मत। बाकी हम समझ जाएंगे 1-2 दिनों में, ठीक है। वो वीकनेस है थोड़ी सी, मतलब है ना, वो लेंगे विटामिन बूस्टर डोज वगैरह, उससे ठीक हो जाएगा। तो खाली वो बेचे ना, नहीं बेचे उतना काफी है, और वही किया है कल। एफआईज ने 238 करोड़ की खरीदारी की कैश में। आपको याद है 3 दिन पहले तक हजार करोड़ से ज्यादा की बिकवाली आ रही थी कैश में, करेक्ट। उसके सामने कम से कम बेचा नहीं, थैंक यू वेरी मच। 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो पोजिशनली एफआईज की तरफ से 1150 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी, फैंटास्टिक। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर्स 900 करोड़ के बेचे हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े बेचे, उससे थोड़े ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदें, तो नेट हमारे लिए डेटा ठीक है, बुरे नहीं है। बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन एफआईज के तो ये डेटा ही मैं अच्छे मान लेता हूँ। लेकिन चूंकि नंबर्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा और बेहतर होता तो ठीक, थोड़ा कैश मार्केट में ज़्यादा आता तो ठीक, वो हम सोच सकते हैं, बट फिर भी डेटा अच्छे है। अब आइए डोमेस्टिक फंड्स, 206 करोड़ की उन्होंने भी खरीदारी की है, तो वो भी 2 दिनों से 500-600 करोड़ का बेच रहे थे, तो कम से कम उन्होंने भी हाथ रोका है, खरीदारी की है। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया डेटा की उम्मीद करना थोड़ा जरूरत से ज़्यादा मांगना हो जाएगा। कि अब वो एफआई प्रसन्न है, बोले वर मांग लो, तो वर मांगना आप कह रोज 1000 करोड़ की खरीदारी करो, तो फिर वो सोचेगा कि ऐसा वरदान देना भी है कि नहीं देना है। इससे बढ़िया ये कि भाई आप बेचिए मत, तथास्तु, वो वाला मामला है। तो एफआई बेच नहीं रहे,
उतना ही काफ़ी है, घरेलू फंड्स बेचने उतना ही काफ़ी है। और अगर अगले 1-2 दिनों तक वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर से लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार होते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से और एक बड़ा ब्रेकआउट और आपको आते हुए नजर आ सकता है 16,200 16,300 की रेंज में, जो 6 दिन हमने निकाले क्लोजिंग बेसिस पर, उससे बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए, 16,300 के ऊपर की लाइफ टाइम हाई पर एक क्लोजिंग मिले, उसके लिए ये इसी तरह के डेटा आपको चाहिए। बिकवाली ना हो उतना काफ़ी है दीप जी। चलिए, बिकवाली ना हो उतना ही काफ़ी है। थोड़े राहत के संकेत एफआईज की तरफ से भी आए हैं, तो नज़र रखेंगे इस एक्शन पर। वायदा कारोबार से कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए? वायदा कारोबार पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना दीप, 16,200 सपोर्ट, इसके नीचे बंद नहीं होगा, ज़्यादा संभावना ये जिस तरह के संकेत है। 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर हाईएस्ट। 16,300 ऊपर की तरफ के लेवल्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 57 लाख शेयरों का। अब मजे की बात है, आप खुलेंगे 16,300 के ऊपर। 16,300 के ऊपर खुलने के बाद 16,300 का कॉल राइटर थोड़ा चिंतित होगा। अच्छा, कॉल राइट किया है तो थोड़ी प्रीमियम तो बनाई होगी, 25, 30, 40 पॉइंट की प्रीमियम होगी। तो असली जो तकलीफ कॉल राइटर को शुरू होगी वो 16,335 के ऊपर टिकने के बाद, 16,335 16,340 के ऊपर टिकने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी। 16,350 पे हल्की फुल्की रुकावट है, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक के लेवल भी है। और 16,350 के पुट पर कॉल्स पर 37 लाख शेयरों भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआती रेंज गैप से खुलने के बाद बाजार शायद 16,320 से लेकर 16,360 की रेंज में ट्रेड करे। 16,320 16,360 ये 40 पॉइंट की रेंज में ताकत आजमाइश, वेट एंड वॉच ये होगा। 16,300 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 16,360 लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद मजबूती और बेहतर 40 आपके लिए दोनों खुलती रहेगी। ये कारोबार के डेटा आपको प्रीमियम की एडजस्टमेंट के बाद बताएं। ये होगी 50 36,000 पार करना मुश्किल दिख रहा है फिलहाल जो डेटा है। 25 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल एक बात पिछले 5-7 दिनों से मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लेवल को बैंक निफ्टी पार करता है, काफ़ी देर टिकता भी है, उसके बावजूद बंद नहीं हो पाता और वापस उसके आसपास नीचे आ जाता। तो आज भी वैसा एक ट्रेड बन सकता है कि 36,000 को पार करे, निकले, टिके। थोड़े बहुत जो कमज़ोर ट्रेडर्स होंगे वो 36,000 पर शॉर्ट काट लेंगे, उसके ऊपर निकलने पर कॉल राइटर्स जो हैं वो काटेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मजबूत शॉर्ट सेलर्स है वो फिर से इंतजार करेंगे क्लोजिंग बेसिस का। तो मेरे समझ से ऊपर की तरफ 36,000 एक हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। 35,800 मेक और ब्रेक लेवल है, वहीं पर बंद हुए। 35,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपके लिए डेटा है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ कह रहा हूँ दीप, जो डेटा बने उसको देखकर 36,200 36,300 के ऊपर बैंक निफ्टी तुरंत भाग जाएगा, ये नहीं दिख रहा। और उस रेंज में 100% पक्का शॉर्ट है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जी दी क्लियर है सर। तो यह है आपका आज का पूरा डेटा विश्लेषण। वीकली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार, और रेंज और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आइए अब आपको बता देते हैं आज की खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। हमारी रिसर्च टीम तैयार है। वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष के पास चलते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो काफ़ी सारे नतीजे आने वाले और रिजल्ट हेवी डे रहने वाला है, क्योंकि करीब 590 कंपनियां हैं जो आज अपने नतीजे घोषित करेगी। काफ़ी सारे एफएनओ में है, निफ्टी में, और कैश में भी काफ़ी सारी है, जैसे कि अल्बर्ट डेविड है, अपोलो माइक्रोसिस्टम है। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा आईआरसीटीसी ये कंपनी अपने नतीजे तो घोषित करेगी, साथ ही साथ शेयर विभाजन पे ये विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका नजर होनी चाहिए। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का 10% से अब ये 5% हो गया है, तो यहाँ पे नजर रखना है। एक्स डिविडेंड है ग्रासिम 9 रुपए प्रति शेयर का, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा, एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। बाटा के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है, क्योंकि 71 करोड़ का नुकसान किया, 50 करोड़ का हमारा अनुमान था। एबिटा लॉस जो है 34 करोड़ का आया। हमने अनुमान किया था कि 35 करोड़ का मुनाफा कंपनी करेगी एबिटा फ्रंट पे, लेकिन कंपनी का जो आय है वो 267 करोड़ पे आई है। यहाँ भी अनुमान से थोड़े कम है, 350 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। क्यूमिंस यहाँ पे इन लाइन विद एस्टिमेट है। वन टाइम गेन के चलते जो प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। रेवेन्यू 1,184 करोड़ पे आया, अनुमान से बेहतर। मार्जिन 12.6% पे अनुमान के मुताबिक। मुनाफा 237 करोड़ पे आया है। 151 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। 132 करोड़ का जो एक्सेप्शनल गेन है इस कंपनी को हुआ है। पुणे में कोई प्रॉपर्टी इन्होंने बेची है, उसके चलते एक्सेप्शनल गेन हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ और नतीजों के बारे में। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज नंबर्स जो हैं वो इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं, घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखे कंपनी, और जो कुल आय है वो 5 गुना होती हुई दिखे। साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार 13 करोड़ का आता हुआ दिखा है। पिछले साल कंपनी ने 55 करोड़ का एबिटा लॉस दिखाया था। इसके साथ ही इस बार 2.5 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाया, जो कि पिछले साल 51 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया था। वाटिक वाबाग यहाँ पे भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल आय है वो 53% तक बढ़ती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफे में भी 11% तक की बढ़त है। मुनाफा इस बार 15 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 5 करोड़ से बढ़कर, और जो मार्जिन हैं वो 7% से कम होते हुए दिखे हैं, 5% के आसपास रहे हैं। तो इन ऑल थोड़े से मिक्स है, लेकिन मार्जिन कम हुए। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं अच्छे हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर नंबर्स घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखे। कंपनी इस बार अच्छा आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल आय है वो 36% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में बढ़त है, ऑलमोस्ट दुगने होते हुए दिखे हैं 280 करोड़ पर। मार्जिन आप देखिए 12% पे आते हुए दिखे हैं, 8% से बढ़कर, और मुनाफे में भी इस बार 60 करोड़ पे मुनाफा कंपनी ने बुक किया है। पिछले साल कंपनी को 89 करोड़ का घाटा होता हुआ दिखा था। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफा इस बार दुगना होता हुआ दिखा है, 11 करोड़ से बढ़कर 22.4 करोड़ पर। मार्जिन इस बार 25% से बढ़े हैं, 26% पर आते हुए दिखे हैं, और इनकी जो कुल आय है वो भी 60% तक बढ़ती हुई दिखी। और आखिर में सीएससी यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। कुल आय में 23% तक की बढ़त है। मार्जिन आप देखिए 24% पे आते हुए दिखे हैं, 23.5% से बढ़कर। मुनाफा 34% तक इस तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। और आखिर में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर नंबर्स अच्छे हैं। इस तिमाही में जो मुनाफा है वो 136 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 30 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन दुगने हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और साथ ही आप देखिए इनकी जो आय है वो 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। इस साल कंपनी का कहना है कि इनके जो कामकाजी खर्च है वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे, और इसके चलते भी मार्जिन को बूस्ट मिलता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है नतीजे, और कुछ और नतीजों के लिए चलते हैं मानसी के पास। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एचईजी लिमिटेड नतीजे अच्छे हैं। कंपनी की आय जो है इसमें 77% की बढ़त देखने को मिली है। 413 करोड़ आय पोस्ट की है कंपनी ने, और मुनाफा जो है 14 करोड़ से 56 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है, जहां 55 करोड़ का घाटा देख रही थी, अभी 2.8 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। इनकी टोटल इनकम 306 करोड़ से 273 करोड़ पर जाती दिखी है। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर कंपनी के नतीजे कमजोर आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 8.3% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मुनाफा जो है 72% टूटता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए 4.4% से 7.5% पर जाते हुए दिखे हैं। दरअसल कलेक्शंस जो हैं Q1 FY22 में इंपैक्ट होते हुए दिखे हैं। हालांकि जुलाई 2021 में काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी का मुनाफा जो है 96 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल 25 करोड़ का घाटा देख रही थी, अब 96 करोड़ का मुनाफा देख रही है। कंपनी की आय जो है 603 करोड़ से 1694 करोड़ पर जाती दिखी है। मार्जिन 7% से डबल हो गए हैं 14.5% पर। तो इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज दमदार नतीजे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की आय जो है 16% बढ़ती हुई दिखी है, और मुनाफा जो है 66% गिरता हुआ दिखा है। 100 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने मुनाफा देखा है, जहां पर 302 करोड़ का मुनाफा पिछले साल देख रही थी। टेक सोल्यूशंस कंपनी की आय में 5.3% की गिरावट, मार्जिन 15% से महज 9.6% रहे हैं, और नुकसान भी कंपनी देख रही है 3.2 करोड़ का। एक्सेप्शनल लॉस जो है Q4 FY21 में करीब 68 करोड़ का था। तो ये तमाम नतीजे पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स के तौर पर। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं, और कुछ और नतीजे के लिए चलते हैं हम वापस वरुण के पास, और खबरें भी हैं वरुण के पास। वरुण, बताइए। ओके, पेनार इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखिएगा। घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। 34 करोड़ के घाटे के मुकाबले 6 करोड़ 30 लाख का मुनाफा इस कंपनी ने किया है, और रेवेन्यू जो है उसमें भी 194% का बढ़ोतरी देखने मिली, 488 करोड़ पे आया है। एबिटा फ्रंट पे भी करीब 37.6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है घाटे के मुकाबले। पीटीसी इंडिया या रेवेन्यू जो 8.4% बढ़े हैं, 4621 करोड़ पे आए हैं। मार्जिन जो है 2.2% से बढ़ के 2.4% पे आया, और मुनाफा जो है 13.6% बढ़ा है। कुल वॉल्यूम्स में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है। रूपा एंड कंपनी नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 4% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन बढ़ा है 17% से बढ़ के 19% पे। मुनाफा 32% बढ़ा है, 20.6 करोड़ से बढ़ के 27.2 करोड़ पे आया है। और सुप्रजीत इंजीनियरिंग घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। 14.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 43 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। एबिटा फ्रंट पे भी घाटे से मुनाफे में आई है। 4.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 49.2 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। और रेवेन्यूज जो है
वो दुगने हो चुके हैं, 177 करोड़ से बढ़ के 361 करोड़ पे आए हैं। और सबसे आखिरी में इक्विटास होल्डिंग, यहाँ पे रेवेन्यू जो है 20.6% बढ़े हैं, मुनाफा 74% गिरा है, 52.5 करोड़ से घट के 13.7 करोड़ पे आया है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। पर आइए आईपीओ अपडेट्स और खबरें लेकर देवांशी तैयार हैं। देवांशी बताइए। सबसे पहले कैनप्लास सनमार, यहाँ पे आप देखिए दूसरे दिन 26% तक ये आईपीओ बढ़ता हुआ दिखा था। रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है वो 1.29 टाइम्स आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी कल तक हमने देखा था 37% ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 54% पर होता हुआ दिखा है। नुवोको विस्तास का आईपीओ का कल आखिरी दिन था। कुल जो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 1.71 टाइम्स है। इसके साथ ही कारट्रेड टेक, यहाँ पे भी आप देखिए कल आखिरी दिन था इस आईपीओ का, 20.29 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है ये आईपीओ भी। और रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है वो 2.75 टाइम्स होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही आज सबसे बड़ी खबर यही है कि जो महाराष्ट्र में अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, महाराष्ट्र सरकार ने की जो कैबिनेट में जो फैसला होता हुआ दिखा है कि 15 अगस्त से जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिम्स हैं, मॉल्स हैं, वो रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। कुछ शर्तें हैं, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं, फीनिक्स मिल्स हैं, जुबिलेंट फूड, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू नेशन, ट्रेंड, शॉपर स्टॉप, इन सब पर आज पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है। इसके साथ ही आप देखिए जोमेटो, यहाँ पे भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने अपनी जो यूएस की सब्सिडरी है नेक्स्टेबल, इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। $1 लाख में ये हिस्सा कंपनी ने बेचा है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जब अपना DRHP फाइल किया था तभी भी इस बात का खुलासा किया था कि ये जो कंपनी है इसको जो बेचने के प्रोसेस है ये जारी है। तो इसके चलते आज यहाँ पे हल्का सा रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें और फाइनल सेट ऑफ खबरें हैं मानसी के पास। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, गांधी स्पेशल ट्यूब्स 42 करोड़ 16 लाख के बायबैक को बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। बायबैक का दाम जो है 550 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त है। टाटा पावर कंपनी की सब्सिडरी टीपी सौर्य ने यहां पर मध्य प्रदेश में 330 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीता है, तो ऑर्डर विन के चलते टाटा पावर फोकस में रहेगा। पैरादीप फोस्फेट्स आईपीओ लाने की योजना बनाकर चल रहे हैं। आपको बता दें इस कंपनी से गवर्नमेंट जो है एग्जिट रूट प्लान कर रही है। गवर्नमेंट यहां पर 19.55% हिस्सा ओन करती है इस कंपनी में। कंपनी मेजरली जुआरी मैरोक फोस्फेट की ओनरशिप है। जुआरी मैरोक फोस्फेट 80.45% हिस्सा इस कंपनी में लेकर चल रही है। और ये कंपनी जुआरी मैरोक फोस्फेट जो है एक जॉइंट वेंचर है जुआरी एग्रोकेमिकल्स और मैरोक फोस्फोर के बीच। तो पैरादीप फोस्फेट का आईपीओ जल्द आने की तैयारी में। और एक बल्क डील है जेटीएल इंफ्रा पर। प्रमोटर ने 75,000 शेयर्स की बिकवाली की है 675 रुपए के दाम पर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी खबरें। पर आइए एक बार ब्रोकरेजेस पर भी डालें नजर आशीष के साथ एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए पिडिलाइट यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो सिमिलर रेटिंग दे रहे हैं 1850 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि दोनों ब्रोकरेज हाउस ने करंट मार्केट प्राइस से नीचे का रख दिया है, 2255 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है 350 से बढ़ाकर 380 कर दिया, लेकिन फिर भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। 563 कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी न्यूट्रल किराया दे रहे 584 के लक्ष्य के लिए और जेफरीज होल्ड किराया दे रहे 566 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि नतीजों से अगर आप फॉरेक्स गेन को हटा दें तो जिनका जो कामकाजी मुनाफा है वो अनुमान से कमजोर देखने को मिला। कमेंट्स यहाँ पर भी देखिए नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 580 रुपये के लक्ष्य के लिए। नम्यूरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है 666 रुपये के लक्ष्य के लिए, 945 जो है कल की क्लोजिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा गया है। 428 कल की क्लोजिंग है, 550 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे आगे जाकर रिटेल और एसएमई लोन ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और आगे जाकर अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी भी स्थिर रहेगी, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और ऊंचा लक्ष्य दिया है। लुपिन यहाँ पर देखिए सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, ये खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1360 से घटाकर 1270 कर दिया है। 1051 कल की क्लोजिंग है।
CLA से बिकवाली की राय दे रहे हैं 970 के लक्ष्य लिए, और जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है और अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 940 रुपये के लक्ष्य लिए। इंडसेंड बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1300 रुपये के लक्ष्य लिए, 1041 कल की क्लोजिंग है। मान रहे आगे जाकर एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। वर्लपूल जेफरीज की रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 2200 रुपये के लक्ष्य लिए, 2024 कल की क्लोजिंग है। सीमेंस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2100 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 2200 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अंत में आप देखिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर माफ कीजिएगा, CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर अब रेटिंग को बढ़ाकर खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 760 रुपये के लक्ष्य के लिए, और इन्होंने EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो 16% की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते स्टॉक पर नजर रहेगी। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको करना है फोकस करना है आपको कुछ और रिजल्ट्स पर जो आपके लिए तैयार है। एक दिन की छुट्टी के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिंदर बंसल। स्वागत है वरिंदर आपका, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं नतीजों के साथ, और उन नतीजों के साथ जिनके रिजल्ट्स आए अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से कमेंट्स का नंबर अच्छा आया था सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूटिलिटी कंपनीज हैव नॉट डन दैट ग्रेट इन दिस क्वार्टर, बट कमेंट्स स्टूड आउट फॉर मी। आई थिंक बहुत टफ क्वार्टर है सर, क्वार्टर 1। कोविड का सेकंड कोविड वेव का इम्पैक्ट हमने बहुत सारी कंपनीज पे देखा है, बट अगर कमेंट्स का देखें, आई थिंक जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम 5 या 10% उन्होंने अच्छा किया। द गुड थिंग इज सर कि इसका डोमेस्टिक रेवेन्यू भी है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी है, तो इसलिए क्या है कि अगर डोमेस्टिक अच्छा नहीं करता तो एक्सपोर्ट अच्छा करता है। तो एक्सपोर्ट का सेल्स इस बार 144% YOY ऊपर था और डोमेस्टिक का 140% ऊपर था। मार्जिन भी सर 12.5% आए, विच इज इन लाइन विद क्वार्टर क्वार्टर, और YOY तो इट वाज ओनली 0.4%। अभी भी ये सर स्टॉक कुछ 28 टाइम पे ट्रेड करता है भाई 23 अर्निंग्स, सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, बट एटलीस्ट इन दैट स्पेस, यूटिलिटी स्पेस, हमने बहुत कंपनीज नहीं देखी कि हाँ भी कुछ उस तरीके से परफॉर्म किया। CSE सर, डिस्क्लेमर, मैंने आपके चैनल पे BRS में इस कंपनी को बोला हुआ है, वी आर बायर्स, वी हैव एडवाइज्ड टू क्लाइंट्स। I think revenue growth was one thing which stood out for me. Revenue growth बहुत तगड़ा हो रहा है। अगेन हमने मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद देखा है कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है। यही इशू था कि सेकंड वेव के कारण तो आपका इंडस्ट्रियल हुआ या कमर्शियल हुआ, जो भी इनके बिजनेस पार्टनर्स है उनका कहीं ना कहीं एटलीस्ट कमर्शियल का इम्पैक्ट होगा, बट रेवेन्यू में वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू 11% ऊपर था क्वार्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाज नॉट इम्पैक्टेड जिस तरीके से फेयर था मार्केट में। मार्जिन्स थोड़े से कमजोर हुए क्वार्टर, YOY सेम है, इसलिए क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परचेज है सर, वो कुछ 600 करोड़ से 870 करोड़ चला गया, तो 250-270 करोड़ का इम्पैक्ट वहां पे हुआ। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कम से कम 70-80 करोड़ बढ़ गया, तो जो उनके हाथ में नहीं था उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऊपर गया, इसलिए मार्जिन्स 29% से 24% आ गए क्वार्टर। सर स्टॉक अभी भी 7 टाइम्स पे ट्रेड करता है और 6% डिविडेंड यील्ड है। आई थिंक दे डिड वेरी वेल इन द सेक्टर। क्योंकि सरप्राइज फैक्टर अगर बोलेंगे ना सर, तो सरप्राइज फैक्टर कुछ एग्रीकल्चर कंपनीज थी, फर्टिलाइजर्स में एग्रीकल्चर, GSFC, आई थिंक GFC YOY तो बहुत ही अच्छे नंबर दिखेंगे आपको, बट इवन अगर आप देखें तो सर क्वार्टर सेल्स 1740 करोड़ से 1850 करोड़ हुई, एबिटा 145 करोड़ से 200 करोड़ हुआ, YOY तो 90 करोड़ ही था, मार्जिन्स 11% हो गया कंपेयर टू 8% क्वार्टर, और सर अभी भी ओनली 8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आई थिंक GSFC वाज वेरी वेरी गुड। एक छोटा कंपनी है सर, पंजाब केमिकल एंड प्रोटेक्शन, आई थिंक मैंने बोला फ्रेश फ्रॉम फार्म, आई थिंक अगेन बहुत ज्यादा सुना नहीं है इस कंपनी का, बट आप नंबर्स देखें सर, अगेन एज आई सेड क्वार्टर देखना ज्यादा जरूरी है इस अर्निंग सीजन में। क्वार्टर इसका सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट था, बट एबिटा सर 23 करोड़ से 37 करोड़ हो गया, मार्जिन्स 11% से 17.5% हो गए, और प्रॉफिट 10 करोड़ से 24 करोड़ हो गया। ये मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उतना सस्ता स्टॉक नहीं है जितना GSFC है, अभी ये 24 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक है सर, ऐसा लगता है कि हाँ भी हमने गंदगी ज्यादा की है और इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा काम करना पड़ा, तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ये कंपनी बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, IPO आया, ठंडा रहा IPO, एक्साइटमेंट थी पहले, हमने कुछ ज्यादा देखा नहीं, बट इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं सर। सेल्स 8% क्वार्टर ऊपर, YOY तो 58% ऊपर थी, एबिटा मार्जिन्स 22% से 25% हो गए,
और सर गुड थिंग इज कि अभी भी 11 टाइम्स पे ट्रेड करता है। द लास्ट स्टॉक इज श्रेया शिपिंग। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस कंपनी बिकॉज इसके नंबर्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बट क्योंकि कंटेनर्स का इतना डिमांड है और कंटेनर्स के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी हुआ, अभी भी हुआ। तो एबिटा इसका 64% ऊपर था सर क्वार्टर क्वार्टर। इवन सेल्स वर आप ओनली 12%। तो आप देखते हो कि ऑपरेशनल लेवरेज का कितना बेनिफिट मिला, क्योंकि इनको खर्चा करना पड़ता नहीं है ज्यादा। सेल्स 12% ऊपर की, पर एबिटा 64% ऊपर गया। इट्स इंपॉर्टेंट टू से सर कि मार्च 2020 में इसका 66 करोड़ का लॉस हुआ था, और आप सोचिए उसके बाद अभी टीटीएम प्रॉफिट ही इसने 100 करोड़ का कर लिया। तो एक साल लॉस किया कुछ 66 करोड़ का, उसके बाद एक साल में प्रॉफिट किया। तो बिजनेस बहुत वॉलेटाइल है, बहुत सस्ता स्टॉक है, बट आई सेड एवरीवन वांट्स कंटेनर राइट नाउ। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है अच्छे नतीजों का। लेकिन जो जिस कंपनी की आप बात कर रहे थे वरिंदर, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन की, उसका नाम कम सुना है। मैं बता दूं, ये स्टॉक जिसके रिजल्ट्स आपको मजबूत नजर आ रहे हैं, ये हमारा एसआईपी स्टॉक रह चुका है। इस पर पूरी रिसर्च करके हमारी टीम ने इसे रिकमेंडेशन में डाला हुआ भी है। तो बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है और जहां पर रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आते हुए दिखे हैं। तो ये है मजबूत नतीजे, वैल्यूएशंस रीजनेबल, नतीजे अच्छे हैं, लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे। इस लिस्ट में भी देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स, और साथ ही कमजोर नतीजों वाली लिस्ट भी बताएं वरिंदर। सर बहुत सारी फार्मा कंपनीज ने बहुत तोड़फोड़ नहीं किया। ऑफकोर्स सन फार्मा ने अच्छा किया था, सिप्ला ने अच्छा किया था, बट मिड कैप फार्मा में आई थिंक इंडिगो रेमेडी स्टूड आउट फॉर मी। आई नो इसके रिजल्ट्स मार्केट आज में आगे थे सर, बट नंबर्स काबिलियत तारीफ है। 18% से 22% मार्जिन हो गया सर अभी इसका क्वार्टर क्वार्टर। 25 करोड़ से 40 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया क्वार्टर क्वार्टर। वाई ऑन वाई तो 17 करोड़ ही था। आई थिंक दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क और अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं ये इंडिगो रेमेडीज। और अभी थोड़ा महंगा स्टॉक है सर, 35 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो इट्स नॉट, यू विल फाइंड सन फार्मा ट्रेडिंग अराउंड 20-25 टाइम्स। तो इंडिगो रेमेडीज उस कैटेगरी में है, बट आई लाइक द वे दे हैव ट्रांसफॉर्म दिस कंपनी, सो दैट इज देयर। वीक रिजल्ट्स में सर जो मुझे डिसअपॉइंट किए, बाटा इंडिया सर। आई नो कि हाँ भी एवरीवन इज सेइंग कि भैया जो इतना एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छे नंबर आए हैं, बट सर मैं आपको एक डेटा देता हूँ। बाकी इस बार उसने एबिटा लॉस किया, लोग बोले थे एबिटा लॉस ज्यादा आएगा। सर मार्च 2021 में इसका नेट लॉस 90 करोड़ है, ठीक है। कंपनी ने हाईएस्ट प्रॉफिट अपनी हिस्ट्री में 330 करोड़ का किया। 330 करोड़ का 2020 में किया था। आज मार्केट कैप है 21,000 करोड़। तो अगर आप इतने बुलिश हो बाटा पे और सोच रहे हो कि जो 90 करोड़ का लॉस है वो रिवाइव होकर 330 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा अगले 2 या 3 साल में, जो मुझे मुश्किल लगता है, तो भी आप इसको 70 टाइम्स दे रहे हो, 70 टाइम दे रहे हो, उस बेसिस पे कि आपको ये लगता है कि भैया ये 90 करोड़ के लॉस से 330 करोड़ का प्रॉफिट चला जाएगा। सो वो होगा कि नहीं होगा? अगर हो जाता है तो भी आप 70 टाइम्स बाटा को दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। अगेन बाटा वाज अ मिस फॉर मी। जी पावर सर, आई थिंक द कंपनी इज रियली फेसिंग पावर कट्स। एबिटा लॉस किया इस बार वर्सेस प्रॉफिट था उसका 57 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर। आई थिंक अ मेजर चेंज हैज हैपेंड इन जी पावर इंडिया। आप सीएससी के नंबर देख लीजिए सर, एंड इमेजिन के अभी आई नो they function in a very different segment, but power segment में CSE has done so much better than if we think about say something like a GE Power. Aptech sir, I know everyone is fascinated कि RJ sir का promoter है and everything, but honestly running a business is very different from investing or trading. तो Aptech इस क्वार्टर तो खराब ही था। EBITDA 67% डाउन था सर क्वार्टर क्वार्टर। सेल्स 33% डाउन थी क्वार्टर क्वार्टर। अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा सर कि आप देखिए कि NIT लिमिटेड ने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है लास्ट 5-10 साल में, और एप्टेक बहुत पीछे रह गया है। या तो कुछ ऐसी चीज करें जिसके कारण ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए, बट एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन एप्टेक एट ऑल डूइंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 5-10 years व्हाट NIT हैज डन। और NIT के देखिए सर किस तरीके से नंबर्स आए थे। खादिम इंडिया सर, अगेन नॉट नेवर अ फैन ऑफ दिस कंपनी बिकॉज ये लॉस पे लॉस पिक किया जा रहा है। अभी भी मार्च 2020 में इसका 31 करोड़ का लॉस था, मार्च 2021 में इसका 33 करोड़ का लॉस था, बट बिकॉज लोग बोलते हैं कंजम्पशन है, FMCG है, तो स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। बाटा ने भी सर रिपोर्ट किया था प्रॉफिट 2020 में, बट इसने लॉस रिपोर्ट किया था। इस क्वार्टर भी लॉस है, एंड ऑफ कोर्स जो चाहते हैं इस कंपनी को बोलते हैं कि अभी ये यार कोविड है इसलिए खराब नंबर आएंगे, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड विद खादिम। ओके, तो वरिंदर इंटरेस्टिंग कमेंट आपने किया एप्टिक के नंबर को लेकर के, रिजल्ट फिर से खराब है और देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग वर्सेज रनिंग ए कंपनी। राकेश जी को कुछ मैसेज दे रहे हैं कि एज एन इन्वेस्टर तो वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर अभी उन्हें प्रूव करना बाकी है।
नहीं सर, ये सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आरकेडी जो राधा किशन जी है वो एक ही आदमी है इस दुनिया में और इंडिया में, ठीक है ना। द वे ही हैज मैनेज टू इन्वेस्ट, ट्रेड एंड बिल्ड डीमार्ट. I'm only saying only because RJ sir is the promoter of the company. Just don't go blindly and buy that company. You have to understand कि हाँ भी कितना business strong है या business transformation हुई है. मगर अगर मैं bullish होता एपटेक में सर, तो I will be very disappointed कि किस तरीके से one of the closest peer जो NIT Limited है, उसने जो ट्रांसफॉर्म कर दिया कंपनी को लास्ट कुछ सालों में, वो एपटेक नहीं कर पाया. एंड आई एम श्योर उनके दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी, और अगर उनको है कि हाँ इस कंपनी को बड़ा करना है, वो कुछ ना कुछ करेंगे इस कंपनी का. बट लुकिंग एट द पास्ट, इट डज नॉट गिव मी कॉन्फिडेंस कि यार ये क्यों हो रहा है. सो सर, देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. विजय केडिया जी का एक कंपनी है, बट उसमें कुछ नहीं हुआ. सो ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर, बट रनिंग बिजनेस इज वेरी वेरी डिफरेंट. एब्सोल्युटली. आइए अब फोकस करते हैं उन रिजल्ट्स पर जो उम्मीद के मुताबिक रहे. इनलाइन रिजल्ट्स बताएं वरिंदर. आज इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे थे जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट में. ऑफ कोर्स वाई एंड वाई आपको नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे, बट फिलिप्स कैपिटल 200 करोड़ सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके सामने 386 करोड़ आया. 15 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्ट करता था, उसके सामने 30 करोड़ का एबिटा आया. अभी भी उसका ऑर्डर इनफ्लो इस क्वार्टर में 660 करोड़ आया कंपेयर टू 650 करोड़ जो क्वार्टर 4 में था. सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसका कॉल, आज 11 बजे कॉल है. आई थिंक उसके बाद बहुत क्लैरिटी दिखेगा. आई थिंक स्टॉक हैज बीन हिट बाय एएसएम हुआ या रूमर्स हुए, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है. बहुत ज्यादा 2-3 महीने से उसी रेंज में घूम रहा है. आई थिंक इफ द कॉन कॉल इज गुड, एंड स्पेशली इसमें एक ही चीज का ध्यान दीजिए सर, ऑर्डर बुक का. अगर ये ऑर्डर बुक जो 2000 करोड़ की अभी है, इफ देयर इज अ क्लैरिटी दैट ऑर्डर बुक कैन गो टू 4000 करोड़ इन द नेक्स्ट 6 months or 12 months, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक व्हिच कैन डू वेरी वेरी वेल. अब वीआईपी इंडस्ट्री सर, अगेन मैं देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ा साइंस दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है फाइनली. क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रहा है. 3 करोड़ का एबिटा था लास्ट क्वार्टर, अभी 13 करोड़ का एबिटा हुआ. पिछले साल तो ऑफकोर्स लॉस किया था. बट सर अगेन द पेस ऑफ रिकवरी, जिस तरीके से बाटा में मैंने बोला, दैट विल जस्टिफाई कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है. आज 5,500 करोड़ पे सर इसका मार्केट कैप है. इसने सबसे अच्छा जो प्रॉफिट अर्न किया था ना प्री कोविड, वो 145 करोड़ था सर. आज के टाइम पे 45 करोड़ का ये टीटीएम लॉस करता है. सो नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ये 45 करोड़ के लॉस से 145 करोड़ का प्रॉफिट कर देगा. नाउ 2 साल में करे, 3 साल में करे, आई डोंट नो. बट अगर कर भी देता है सर, then you are paying around 40 times, 38 times 2 or 3 years forward. Similarly, as I said, बाटा में 70 टाइम कर रहे हो, वीआईपी इंडस्ट्रीज में 38-40 टाइम्स कर रहे हो. अगर ये 45 करोड़ का लॉस 145 करोड़ के प्रॉफिट में चला जाता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है. बीए टेक वबाग सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ईपीसी कंपनीज हैव बीन हिट. दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूं कमेंट्स डिड बेटर इन दिस क्वार्टर. ईपीसी कंपनीज में आपको चाहे बीए टेक देखिए, चाहे आयोन एक्सचेंज देखिए, चाहे एसजेक देखिए, सबके नंबर्स खराब आए थे. बीएटेक वबा का भी ये हाल था सर. एबिटा 57% क्वार्टर डाउन था. मार्जिन 7.5% से 5% हो गए. बट बिकॉज वी हैव बीन डिस्क्लेमर, आयोन एक्सचेंज पे हम लोग बुलिश हैं सर. आयोन एक्सचेंज ने इस क्वार्टर में फिर भी 11% मार्जिन किया और बीएटेक का मार्जिन 5% ही है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भी अगर मार्जिन गिरे भी तो किस तरीके से. और एक छोटा कंपनी है सर, बनारी मान शुगर्स, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कंपेयर टू पियर्स. उस मिड कैप शुगर पैक में उन्होंने बहुत अच्छा किया. व्हाई आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, उनका जो स्टेबल सेल्स रहा. सेल्स हैव बीन वेरी स्टेबल क्वार्टर. दूसरे पियर्स का किसी का भी नंबर देख लीजिए सर, आपने देखा कि हाँ भी सेल्स नीचे आया था. तो फ्लैट क्वार्टर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नियरली 10-15% वाई एंड वाई. सो बनारी अमान शुगर डिड वेल कंपेयर टू अदर मिड कैप शुगर नेम्स. बट इफ आई हैव टू से स्टैंड आउट नंबर्स फॉर मी सर, आई थिंक एग्रीकल्चर में आपका जो आपने फाइंड आउट किया था, पंजाब केमिकल एंड प्रोटेक्शन और एक जीएसएफसी, दीज टू डिड वेरी वेरी वेल इन द कंपनीज व्हिच रिपोर्टेड रिजल्ट्स यस्टरडे. ओके, तो ये हैं वो तमाम नतीजे जिन पर आपको करना है फोकस. शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स हमारे सामने रखने के लिए.